अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो के साथ हम डाई कंसंट्रेशन के पैरामीटर को स्टडी करेंगे कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में डाई कंसंट्रेशन का क्या रोल है, इस पैरामीटर को कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो डाई कंसंट्रेशन को हम एड्सॉर्बेट कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। एड्सॉर्बेट क्या होता है? हर वो चीज़ जो एड्सॉर्बेंट या किसी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाए उसको एड्सॉर्बेट कहा जाता है। चूँकि हम एड्सॉर्प्शन को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जिस चीज़ के ऊपर एड्सॉर्प्शन होनी है वो कोई बायोजॉर्बेंट हो सकता है, कोई कंपोजिट हो सकता है, इसके अलावा कोई नैनो पार्टिकल हो सकता है जिसको हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। और जिस चीज़ ने एड्सॉर्ब होना है, जो पोल्यूटेंट है जिसको रिमूव करना चाह रहे हैं, डेट इज़ एड्सॉर्बेट। तो इस केस में हम डाई को रिमूव करना चाह रहे हैं तो डाई यहाँ पे एड्सॉर्बेट होगा, और जो हमारा सिलेक्टेड जिस एड्सॉर्बेंट है जिसके ऊपर हम एड्सॉर्प्शन करवाना चाह रहे हैं वो एड्सॉर्बेंट होगा। अब अगर आप मेटल आयंस की एड्सॉर्प्शन को स्टडी कर रहे हैं तो मेटल आयंस आपके पास एड्सॉर्बेट होंगे, ठीक है, और दूसरा आपके पास सरफेस जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होनी है, डेट इज़ एड्सॉर्बेंट। डाई कंसंट्रेशन के पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ करने का एक्सपेरिमेंट कैसे रन करवाया जाए, क्या चीज़ें हैं जो हमने इसमें अपने माइंड में रखनी है, और इसके एक्सपेरिमेंट को रन करवाते टाइम हमने किस तरह के सॉल्यूशन बनाने हैं, क्या चीज़ें फ़िक्स रखनी है, क्या वेरी करनी है, क्या इसके पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, कौन से ग्राफ आ सकते हैं, उन ग्राफ्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, उनकी रीजंस क्या हैं, हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सामने मैं ये रखती हूँ कि हमने जो फर्स्ट वीडियो इसकी बनाई थी कि कौन से पैरामीटर्स ऑप्टिमाइज़ करने चाहिए, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उनमें हमने ये चेक किया था कि डाई या एड्सॉर्बेट कंसंट्रेशन में हमने उस टाइम भी डिस्कस ये किया था कि कौन सी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन हमने बनाने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास मैंने आपको लास्ट टाइम भी जैसे बताया था कि जो कंसंट्रेशन होती है उसका यूनिट, पहले तो आप ये माइंड में रखें कि उसका यूनिट पीपीएम या मिलीग्राम पर लीटर, दोनों इसके यूनिट ही कहाँ होते हैं। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, और मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि आप 1 लीटर में पर लीटर में 1 ग्राम जो है आप उसका ऐड करते हो डाई का, ठीक हो गया। तो इसमें अगर हम बात करेंगे डाई और एड्सॉर्बेट कंसंट्रेशन की, तो इसमें हमें डिफरेंट सॉल्यूशन बनाने होंगे। सबसे पहले हमने 5 पीपीएम का सॉल्यूशन बनाना है, फिर 10 पीपीएम का, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 और 120 पीपीएम डिफरेंट सॉल्यूशन बनाने हैं हमने। इस तरह आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ़ रिएक्शन या नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 आपके रिएक्शंस होंगे इसमें। अगर आप 140 पीपीएम भी करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने रेंज बताई है आप उसी पे रहें। आप 160 पीपीएम तक जाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू। और दूसरी चीज़ ये है कि डाई मॉलिक्यूल की अगर फॉर एग्जांपल 5 या 120 या इन रेंज में डाई एड्सॉर्प्शन की परसेंटेज बहुत कम आ रही है तो आप कंसंट्रेशन को बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के रिज़ल्ट किस तरह के आते हैं और आपके पास जो आपके सुपरवाइज़र ने या आपको जो रेंज बताई है वो किस तरह की है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये एक इस तरह ये जो रेंज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ इस चैनल पे, जो मैं रेंज और जो रिज़ल्ट्स डिस्कस कर रही हूँ वो ऑलरेडी पेपर्स में रिपोर्टेड हैं। अगर आप लिटरेचर में देखें तो आपको ज़्यादातर पेपर ऐसे ही मिलेंगे जिनमें इस तरह की रेंज को ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन्हीं आर्टिकल से लिए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने 2 आर्टिकल मैंने अभी आपको दिखाए, उन सब में क्या है कि आपके पास इस तरह के ही रिज़ल्ट आते हैं। अगर आप इसके अलावा भी अगर लिटरेचर में सर्वे करें इसका तो आपको यही पैरामीटर्स, यही रेंज और इस तरह के ही रिज़ल्ट मिलेंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और रीजंस भी ऐसे ही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि हमने ये पैरामीटर करना कैसे है। इसको पैरामीटर्स को करने के लिए हमें इसके लिए किस तरह के सॉल्यूशंस बनाने होंगे। सबसे पहले तो आपको जैसे मैं बता रही हूँ कि आपने 1000 पीपीएम का जो आपका स्टॉक सॉल्यूशन है डाई का, आपने वो तो बना होगा आपके पास, क्योंकि हम पैरामीटर में हर पैरामीटर में यही बात डिस्कस करते हैं कि आपके पास सबसे पहले 1000 पीपीएम का स्टॉक सॉल्यूशन होना चाहिए। 1000 पीपीएम का स्टॉक सॉल्यूशन से आपने अब डिफरेंट पीपीएम के सॉल्यूशन बनाने हैं जिसमें 5 to 120 पीपीएम का सॉल्यूशंस होंगे। अब 5 पीपीएम का कैसे बनाएं, 10 पीपीएम का कैसे बनाएं, 20, 30, 40
किस तरह इसके सोल्यूशन बनाए जाते हैं, कौन सा फार्मूला है, वो हम हर वीडियो में डिस्कस करते रहे हैं, अभी आज भी डिस्कस कर लेते हैं अगेन। एक फार्मूला होता है जिसको डाइल्यूशन फार्मूला कहा जाता है, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ठीक है, अब C1V1 ये स्टॉक है हमारे पास, C2V2 हमारे पास रिक्वायर्ड है, C फॉर कंसनट्रेशन है, V फॉर वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने रखूँ कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2 का फार्मूला अगर आपने पुट करना है, उसी फार्मूले से आपने डिफरेंट पीपीएम के सॉल्यूशन बना लेने हैं। आपके पास जो फार्मूला है इसका डाइल्यूशन फार्मूला जो मैंने अभी आपके सामने रखा, डेट इज़ C1V1 इज इक्वल टू C2V2, ये आपके पास फार्मूला होगा, ये इसको डाइल्यूशन फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा ये आपके पास स्टॉक है। ठीक है, और ये आपके पास रिक्वायर्ड है, जो आपको रिक्वायर्ड है। स्टॉक में अगर आप देखें तो आपके पास कितनी कंसनट्रेशन का सोल्यूशन बना हुआ है, और हम जैसे हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, आपने 1000 ppm का सोल्यूशन बनाना है, ये आपके पास C1 आ गया। ठीक है, ये आपके पास C1 है। V1 आपने कैलकुलेट करना है कि आप इस स्टॉक से कितना वॉल्यूम लें कि आपके पास 5 ppm का सॉल्यूशन बन जाए, 10 ppm का सॉल्यूशन बन जाए, वो आपने अभी V1 ही यहाँ से कैलकुलेट करना है। C2 आपका रिक्वायर्ड है, आप कितनी ppm का सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 ppm का सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो ये आपके पास C2 आपके पास रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, अब कितने वॉल्यूम में आपने सॉल्यूशन बनाना है, मतलब आप 10 ml में बनाना चाह रहे हैं, 20 ml में, 30, 40, 100, कितने ml में सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, वो आपका V2 है। तो आप 20 ml में इसका सॉल्यूशन बना लें। 20 ml जो है वो यूज़, उसमें आपके पास 10 ml तो आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, सॉरी वो उधर स्पेस नहीं थी, नीचे लिख दिया। तो आपने मीन्स टू से कि आपने 20 ml का सॉल्यूशन बनाना है, और यानी कि V2 आपके पास 20 हो गया, C2 आपके पास 5 हो गया। V1 आपने कैलकुलेट करना है, आप 1000 को साइड पे ले जाएं तो आपके पास जो कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो वैल्यू बचेगी वो V1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 1000 करें तो आपके पास जो वॉल्यूम जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल अगर 0.5 आ रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 0.5 ml लेना है इस 1000 ppm से, और उसको 20 में डिज़ोल्व कर देना है। आपके पास वो 5 ppm का सोल्यूशन बन जाएगा। जितनी आपके पास आंसर आएगा अपने उतने ml सोल्यूशन लेना है। अगर आप चाह रहे हो कि आप उसका 10 ppm का सोल्यूशन बनाना चाहें तो उसके केस में भी यही प्रोसीजर अप्लाई होगा कि आपने C1V1 इज इक्वल टू C2V2 का फार्मूला अप्लाई करना है, और उससे आपके पास जो है स्टॉक है आपके पास, आपने उससे क्या करना है, स्टॉक इज इक्वल टू रिक्वायर्ड का फार्मूला लगा के ये सारी कैलकुलेशंस कर लेनी है। तो इस तरह आपने डिफरेंट ppm के सोल्यूशन बनाने हैं इस डाइल्यूशन फार्मूला लगा के, और वो डाइल्यूशन फार्मूला हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि पहला ये सोल्यूशन बनाने के बाद आपने क्या करना है। सोल्यूशन बनाने के बाद आपने 1000 ppm का स्टॉक सोल्यूशन तो आपके पास पहले से था। ठीक हो गया। अब इसमें आपने एड्सॉर्बेट कंसनट्रेशन आपने चेंज की 5 से 100 ppm तक, यानी कि आपने इतने ppm के सॉल्यूशन आपने बना लिए हैं। अब इतने ppm के सॉल्यूशन बनाने के बाद आपने हर सॉल्यूशन की, और ये सॉल्यूशन आपने किस pH में बनाने हैं, आपने जो pH आपकी ऑप्टिमम आई है आपने उस pH के सॉल्यूशन बनाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 12 pH ऑप्टिमम थी, मैक्सिमम रिजल्ट आपके 12 pH पे आए हैं, तो आपने ये सारे के सारे सॉल्यूशन 12 pH में ही बनाने हैं। मीन्स टू से आपने इसमें उसमें इस बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करके 12 pH का पहले सॉल्यूशन बनाएंगे। 12 pH का सॉल्यूशन बनाने के बाद आप उसके अंदर उतने ml डाई सॉल्यूशन ऐड कर देंगे जो कि जो हम पिछली कैलकुलेशन की है उसे जो आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब आपने हर सॉल्यूशन की, चूँकि हर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, एक 5 ppm है, एक 10 है, एक 20 है, 30, 40, 60, 80, तो हर सॉल्यूशन की क्या है कि कंसंट्रेशन डिफरेंट है, हर सॉल्यूशन का कलर भी डिफरेंट होगा। जिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है 5-10 ppm, उन सॉल्यूशन का कलर लाइट होगा थोड़ा सा। जिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि उसमें आपने डाई ज़्यादा डाला है, और जितना डाई ज़्यादा डालोगे, डाई क्या है, कलरिंग सब्सटेंस है, जितना डाई सॉल्यूशन ऐड करते जाओगे ज़्यादा, उतना ही आपका जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा डार्क कलर में आता जाएगा। ठीक है, तो अब जितना डार्क कलर होगा उतनी ही उसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी,
क्योंकि एब्जॉर्बेंस क्यों आती है, वो बीयर लैम्बर्ट लॉ में हम ऑलरेडी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। काइंडली आप उस वीडियो को चेक कर लें कि डाई मॉलिक्यूल्स का और उसके जो डाई मॉलिक्यूल की कंसनट्रेशन ज़्यादा करने से या कलर चेंज डार्क करने से एब्जॉर्बेंस की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है। काइंडली आप उस वीडियो को चेक कर लें, उसमें इसकी प्रॉपर रीज़न को एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हर सॉल्यूशन की इनिशियल एब्जॉर्बेंस आपने मेजर करनी है लैम्डा मैक्स में, और मेजर करने के बाद आपने उसमें ऑप्टिमम अमाउंट जो आपका एब्जॉर्बेंट था उसकी ऑप्टिमम अमाउंट ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल 0.4 ग्राम है तो आप इसमें 0.4 ग्राम एब्जॉर्बेंट ऐड कर देंगे। 0.4 ग्राम एब्जॉर्बेंट ऐड करने के बाद 5 मिनट की आपने शेकिंग करनी है। 5 मिनट की शेकिंग के बाद आपने उसको ऑप्टिमम कॉन्टैक्ट टाइम देना है। ऑप्टिमम कॉन्टैक्ट टाइम हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो टाइम आपका ऑप्टिमम आएगा जिस पे आपकी मैक्सिमम रिमूवल आई है, परसेंटेज रिमूवल, वो वाला टाइम आपका ऑप्टिमम टाइम है। आपने सारे एक्सपेरिमेंट उस ऑप्टिमम टाइम पे करने हैं। ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ जा रहे हैं हम पिछले ऑप्टिमम पैरामीटर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे pH 12 को ऑप्टिमम आई थी, हमने pH 12 का सोल्यूशन बनाया। 0.4 ग्राम ऑप्टिमम डोज आई थी, हमने 0.4 ग्राम अब हर सोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं एब्जॉर्बेंट का। अब इससे पिछली वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट टाइम को देखा। कॉन्टैक्ट टाइम ऑप्टिमम फॉर एग्जांपल अगर आपका 30 मिनट्स का आया, 30 मिनट्स आपका ऑप्टिमम टाइम है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे डाई कंसंट्रेशन के एक्सपेरिमेंट में आप 30 मिनट्स का कॉन्टैक्ट टाइम दे दोगे। ठीक हो गया, तो कॉन्टैक्ट टाइम जो आपका सारे पैरामीटर्स ऑप्टिमम पे आपने ये रिएक्शन लगाना है। उसके बाद यहाँ पे कहने का मतलब ये कि बाकी सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट हैं। ठीक है, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन डाई कंसंट्रेशन यहाँ पे वेरी कर रही है 5 से 120 ppm तक। ठीक है, जब आप इसको 30 मिनट्स का कॉन्टैक्ट टाइम दे दोगे हर सॉल्यूशन को, जो कि 10 रिएक्शन लगेंगे आपके इस तरह, उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए 3000 RPM स्पीड पे। उसके बाद आप फिल्ट्रेशन कर लें या माइक्रो पिपेट की मदद से उसको अलग कर लें, एक्सपेल आउट कर लें सॉल्यूशन को। उसकी आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद फाइनल एब्जॉर्बेंस अगेन मेजर करनी है। ठीक है, उसको कहा जाता है फाइनल एब्जॉर्बेंस AF। उस फाइनल एब्जॉर्बेंस को मेजर करने के बाद आप परसेंटेज रिमूवल का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज परसेंटेज रिमूवल इज इक्वल टू AI माइनस AF डिवाइडेड बाय AI मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले से आप परसेंटेज रिमूवल निकालेंगे हर डाई सॉल्यूशन की, 5 ppm की भी, 10 की भी, 20, 30, 40 सो ऑन। हर ppm सॉल्यूशन की आपने इस परसेंटेज रिमूवल के फार्मूले से उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने ग्राफ प्लॉट करना है, जो कि एक्स एक्सिस पे आप लेंगे डाई कंसंट्रेशन ppm में जो होगी या मिलीग्राम पर लीटर, और वाई एक्सिस पे आपकी परसेंटेज रिमूवल होगी। और इन दोनों के दरमियान आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप फिर उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि आपका डाई कंसंट्रेशन किस डाई कंसंट्रेशन में मैक्सिमम रिजल्ट आए हैं। वो डाई कंसंट्रेशन आपकी ऑप्टिमम डाई कंसंट्रेशन होगी, और उस ऑप्टिमम डाई कंसंट्रेशन का सोल्यूशन आप अगले पैरामीटर में, अगले एक्सपेरिमेंट में बनाएंगे, जो कि टेम्परेचर का है। वो इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लैरिफिकेशन होगी कि आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस कैसे करना है। उसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए आपके सामने ये डायग्राम रखी है, काइंडली आप इसको चेक कर लें कि इसमें क्या है। आपके पास हम डिफरेंट आपने लेने हैं सॉल्यूशंस। पहले 5 ppm का बनाना है, फिर 10 ppm का, फिर 20 ppm, 30, 40, 50, 60, 80 एंड 100 ppm। ठीक है, 120 ppm में बनाना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आप वो भी बना सकते हैं। अब हर सॉल्यूशन या हर बीकर को आप साथ साथ लेबल करते जाएं। जब भी रिएक्शन करें, जब भी ये सारे एक्सपेरिमेंट लगाएं, मेक श्योर कि आपके बीकर्स लेबल्ड हों। आपने उनकी कोई ना कोई मार्क करना है कि इसकी निशानी रखनी है कि अच्छा इस बीकर में ये वाला सोल्यूशन है, इतना टाइम देना है, इतनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, इतनी pH का सोल्यूशन है, ताकि आपको रिजल्ट के दौरान कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये कौन सा सोल्यूशन था, ये कौन सा सोल्यूशन था। ठीक है, तो 5 ppm का सोल्यूशन है। इसमें आपने कहने का मतलब ये कि इसमें आपने 10 ml सोल्यूशन ऐड करना है 5 ppm का। pH आपकी ऑप्टिमम जो है आई है वो होनी चाहिए, एड्जॉर्बेंट डोज जो आपकी ऑप्टिमम आई है वो होनी चाहिए, और कॉन्टैक्ट टाइम भी ऑप्टिमम ही होना चाहिए। नेक्स्ट में आपने ये सारी चीज़ें एड्जॉर्बेंट डोज, कॉन्टैक्ट टाइम, pH और ये वॉल्यूम टेकन 10 ml जो है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रखनी है। लेकिन हर बीकर में आपने जस्ट कंसंट्रेशन चेंज करनी है। यहाँ पे आप 10 ppm ले रहे हो, फिर 20 ppm का सोल्यूशन बनाएंगे, 30 का, 40 का, सो ऑन 100 ppm तक या 120 ppm तक।
जो आपकी हम डाइल्यूशन और स्टोक डाइल्यूशन फार्मूला स्टोक को रिक्वायर्ड का डिस्कस कर चुके हैं। उसी फार्मूले से आपने स्टोक को रिक्वायर्ड की जो कंसंट्रेशन है उसे आपने वॉल्यूम V1 निकाल लेना है और उस V1 से आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है कि आपको कितने ml में आप सोल्यूशन बनाना चाह रहे हो और कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा स्टोक का, उतने ml में आपने ऐड कर देना है और pH आपकी ऑप्टिमम होनी चाहिए। सारे पैरामीटर्स आपके ऑप्टिमम होने चाहिए, जस्ट ये कंसंट्रेशन वेरी करेगी। तो होप्स हो के यहाँ तक आपके एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके जो है पॉसिबल रिजल्ट जो आएंगे, परसेंटेजेस जो आएंगी डाई कंसंट्रेशन वेरी करने के साथ, आपने उनको नोट डाउन करना है, उनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने में आपके पास किस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं और उनकी रीजंस क्या हो सकती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने ये ग्राफ है जिसमें डाई कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे है, परसेंटेज रिमूवल वाई एक्सिस पे है, ठीक है। और इस तरह की कर्व आई है जो कि डाउनवर्ड आ रही है। एक ये पॉसिबिलिटी है, आपके पास ग्राफ इस तरह का भी आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास ग्राफ इस तरह का आए, फर्स्ट कंटिन्यूस इंक्रीज, एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम रिमूवल आ जाए एंड देन कंटिन्यूस डिक्रीज, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये इस तरह की भी हो सकती है जो कि हमने कॉन्टैक्ट टाइम में भी डिस्कस की है, ये वाली स्ट्रेट लाइन वाली। यहाँ पे कॉन्टैक्ट टाइम है, यहाँ पे आप कंसंट्रेशन लिख लें। तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है जिसमें स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास डाई कंसंट्रेशन के केस में। हम अब स्टेप बाय स्टेप इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि इनकी रीज़न क्या है जो कि ये ग्राफ इस सेंस में आए हैं। सबसे पहले इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है कि डाई कंसंट्रेशन जब कम थी तब परसेंटेज रिमूवल ज़्यादा आई, ठीक है। जैसे जैसे डाई कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जा रहे हैं, परसेंटेज रिमूवल जो है वो कंटिन्यूस डिक्रीज होती जा रही है, जबकि 100 ppm कंसंट्रेशन पे परसेंटेज रिमूवल बिल्कुल कम हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू 5 ppm, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि डाई रिमूवल या परसेंटेज रिमूवल का डाई कंसंट्रेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम डाई मॉलिक्यूल्स ज़्यादा करते जा रहे हैं, टाइम भी फिक्स है, 30 मिनट्स ही हैं जो कि ऑप्टिमम टाइम आपका आया होगा, एड्जॉर्बेंट डोज भी फिक्स है, ठीक है, पीएच भी फिक्स है हमारी। लेकिन डाई कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि डाई मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो हमारी फिक्स एड्जॉर्बेंट डोज है उसके ऊपर एक्टिव साइट्स ही अवेलेबल नहीं है जो कि आने वाले फर्दर डाई मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि हमने वो तो फिक्स रखी है। वो तो हमारी ऑप्टिमम कितनी थी, हमारी 0.4 ग्राम आई थी, हमने 0.4 ग्राम लिख ली कि हमारी 0.4 ग्राम ऑप्टिमम डोज है, इससे ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जब आप 0.4 ग्राम पे फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 ppm सोल्यूशन हम बनाते रहे हैं पहले, तो 10 ppm सोल्यूशन में क्या हुआ, 10 ppm सोल्यूशन के मैक्सिमम रिजल्ट कहाँ पे आए, 0.4 ग्राम पे, ठीक है। अब 20, 30, 40 ppm, इन ppm के जो सोल्यूशन होंगे इनमें नंबर ऑफ डाई मॉलिक्यूल, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है नंबर ऑफ डाई मॉलिक्यूल भी बढ़ रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा होंगे, बढ़ेंगे, तो डोज तो कॉन्स्टेंट ही रही 0.4 ग्राम, तो फिक्स अमाउंट ऑफ एक्टिव साइट्स पे लार्ज नंबर ऑफ डाई मॉलिक्यूल किस तरह एड्जॉर्ब हो जाएंगे, नहीं होंगे, बल्कि जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर डाई मॉलिक्यूल पहले से एड्जॉर्ब हो गए हैं जाके, उनके ऊपर मज़ीद डाई मॉलिक्यूल आएंगे तो डाई और डाई की रिपल्जन होगी, एड्जॉर्प्शन होने की बजाय डीजॉर्प्शन स्टार्ट होती जाएगी। समझ आ रही है पॉइंट की? कहने का मतलब ये कि जब आपकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो गई, एक लेयर डाई मॉलिक्यूल की एड्जॉर्ब हो गई, डाई कंसंट्रेशन हम पीछे से बढ़ाते जा रहे हैं, 40 कर दी, 60 कर दी, 80 ppm कर दी, अब जितने ज़्यादा और डाई मॉलिक्यूल आएंगे उनको एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पहले ही एक लेयर डाई मॉलिक्यूल्स की एड्जॉर्ब हो चुकी है। आने वाले जो दूसरे नए डाई मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका इंट्रैक्शन डाई मॉलिक्यूल के साथ होगा जो कि वो डाई मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पहले से एड्जॉर्ब्ड हैं। तो जब डाई और डाई का इंट्रैक्शन होगा तो रिपल्जन होगी, तो वो जो न्यू डाई मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद तो एड्जॉर्ब होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ना तो वो खुद एड्जॉर्ब होंगे और ना ही वो जो पहले से एड्जॉर्ब हुए हैं उनको वहाँ रहने देंगे, बल्कि उनको भी वहाँ से डीजॉर्ब करवा देंगे,
ठीक हो गया। तो इस डिसऑर्प्शन की वजह से हमारे पास परसेंटेज रिमूवल कम हो रही है। इसकी रीज़न ये हो सकती है। आम अल्फाज में जैसे पंजाबी की कहावत है, ना खेडांगे ना खेडन दवांगे, तो यहाँ पे वो वाली पॉसिबिलिटी बन जाती है थोड़ी सी कि जो आने वाले न्यू डाई मॉलिक्यूल्स हैं ना तो वो खुद एब्जॉर्ब हो सके, और जो खुद एब्जॉर्ब नहीं हुए ठीक है, लेकिन जो पहले से एब्जॉर्ब डाई मॉलिक्यूल हैं वो उनको भी वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। जब वो उनको भी रिमूव करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास परसेंटेज एड्जॉर्प्शन कम होती जाएगी, डीजॉर्प्शन होती जाएगी। तो इसकी रीज़न ये हो सकती है, और ये काफ़ी पेपर्स में रिपोर्टेड भी है। आप इसको लिटरेचर सर्वे जब करेंगे तो आपको डिफरेंट इसकी रीजंस डिफरेंट पेपर्स में मिलेंगी भी। ठीक हो क्या? तो ये साइंटिफिकली अप्रूव बात है। ये सेकेंड पॉसिबिलिटी हमने ये देखी, जिसमें फर्स्ट कंटिन्यूस इंक्रीज एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होगी, उसके बाद कंटिन्यूस डिक्रीज हो गई। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? सबसे पहले तो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ डाई मॉलिक्यूल्स या कुछ एड्जॉर्बेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि डाई मॉलिक्यूल्स इतने फास्ट होते हैं कि वो जल्दी उनका इंट्रैक्शन हो जाता है एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ, वो इजीली मूव कर जाते हैं फ्रॉम सॉल्यूशन टू एड्जॉर्बेंट सरफेस। ठीक है, तो उनका यानी कि डाई कंसंट्रेशन ज़्यादा, कम डाई कंसंट्रेशन पे नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स कम ज़्यादा थी, लेकिन जब जैसे डाई मॉलिक्यूल बढ़ाते जा रहे हैं, अभी भी एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं, तो डाई मॉलिक्यूल इजीली जाके एड्जॉर्ब होते जा रहे हैं। ठीक हो गया? तो नंबर ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स ज़्यादा करने से अभी एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन हो रही है। लेकिन यहाँ पे 40 ppm पे जाके क्या हुआ, नंबर ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स जितने थे सारे के सारे उन्होंने एक्टिव साइट्स फिल कर दी। ठीक है, अब सारी की सारी एक्टिव साइट्स फिल हो गई 40 ppm पे, यहाँ इस केस में के अकॉर्डिंग। तो 40 ppm के बाद क्या हुआ कि अब मज़ीद कोई एक्टिव साइट नहीं बची जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो सके। इसका मतलब ये हुआ 40 ppm के बाद मज़ीद डाई नंबर मॉलिक्यूल्स जो हैं डाई के, उनको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एड्जॉर्प्शन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो डीजॉर्प्शन की तरफ चली जाएगी। वही अगेन बात, ना खेडांगे ना खेडन दवांगे, ना तो उन्होंने खुद एड्जॉर्ब होना है, ना जो एड्जॉर्ब हुए हैं उनको एड्जॉर्ब रहने देना है, बल्कि उनको भी डीजॉर्ब करवा देना है। तो डैट इज़ द बेसिक रीज़न कि हमारे पास जो एक मैक्सिमम परसेंटेज आती है एक ऑप्टिमम पॉइंट पे, उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट इंक्रीज़ क्यों हुई? क्योंकि नंबर ऑफ़ डाई मॉलिक्यूल्स ईजिली एड्जॉर्ब हो रहे हैं, क्योंकि इतनी एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं, सफिशेंट एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं कि डाई मॉलिक्यूल इजीली एड्जॉर्ब हो जाए। लेकिन एक खास ppm पे सारी की सारी जब एक्टिव साइट्स फिल हो जाएंगी, उसके बाद डीजॉर्प्शन ही स्टार्ट होगी ड्यू टू डाई मॉलिक्यूल की रिपल्जन की वजह से, जो कि डाई मॉलिक्यूल के साथ ही होगी। ठीक हो गया? तो ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से इस तरह का ग्राफ अगर आपके पास आ रहा है तो ये पॉसिबिलिटी भी ठीक है, और इसकी ये रीज़न भी आपको होप्स हो के समझ आ गई है। तीसरी पॉसिबिलिटी जो हमने कॉन्टैक्ट टाइम के केस में डिस्कस की थी, यहाँ कॉन्टैक्ट टाइम की जगह आप कंसंट्रेशन भी लिखें, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के केस में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी भी आपके पास आ सकती है कि बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए। तो उसकी रीज़न ये हो सकती है हमारे पास कि अभी एक्टिव साइट्स इतनी अवेलेबल हैं कि डाई मॉलिक्यूल ईजिली एड्जॉर्ब हो जाएँ। तो वो एक्टिव साइट्स डिपेंड करता है कि आपने एड्जॉर्बेंट कौन सा सिलेक्ट किया है। कुछ एड्जॉर्बेंट्स होते हैं उनमें एक्टिव साइट्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, उनके जो नंबर ऑफ़ पोर्स हैं वो कम होते हैं, जिनकी वजह से एड्जॉर्प्शन कम शो करते हैं। कुछ एड्जॉर्बेंट्स जो हैं उनकी एक्टिव साइट्स इतनी अवेलेबल होती हैं, नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट्स उनकी इतनी ज़्यादा होती है कि लार्ज नंबर ऑफ़ डाई मॉलिक्यूल को भी वो एड्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है तो इट्स मीन कि आपका ये प्लस पॉइंट है आपके एड्जॉर्बेंट का, कि आपका एड्जॉर्बेंट इतना एफिशिएंट है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रही है। एक्टिव साइट्स का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्टिव साइट्स जो हैं आपके पास, ये देखें इस तरह ये एक्टिव साइट्स ही सेम इमेजेस से पता चलते हैं हमें कि एक्टिव साइट्स क्या हैं और उनके ऊपर पोर साइज़, जो उनके नंबर ऑफ़ पोर्स हैं, तो नंबर ऑफ़ पोर्स इतने ज़्यादा होंगे जिस एड्जॉर्बेंट के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ़ डाई मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे और परसेंटेज एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर यही आपका एड्जॉर्बेंट, इसमें नंबर ऑफ़ जो एड्जॉर्प्शन साइट्स हैं या जो उनकी एक्टिव साइट्स हैं वो कम है, तो वो कम कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को ज़्यादा एड्जॉर्ब करेगा, और जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जाएंगे वो डीजॉर्प्शन स्टार्ट करवा देगा। तो ये रीज़न है आपकी कि आप रिज़ल्ट जो हैं आपके इस तरह के क्यों आ रहे हैं। देखिए इनका भी बिल्कुल
हमारा जो ग्राफ है वो डाई कंसंट्रेशन का ऐसा ही है, 40 ppm का आ रहा है। तो इसकी भी रीज़न इन्होंने यही लिखी है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डाई मॉलिक्यूल फर्स्ट इंक्रीज इसलिए हुआ कि एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी, और जब ये अवेलेबल होने के बाद जब इनको डिक्रीज़ इसलिए हुआ क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इनिशियल राइज इन एक्सक्लूजन एफिशिएंसी क्यों है, ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट विच एड्सॉर्ब ऑन एक्सटीरियर ऑफ एड्सॉर्बेंट क्विकली, यानी कि क्विकली एड्सॉर्प्शन हो रही है, एड्सॉर्प्शन साइट्स भी अवेलेबल हैं, डाई मॉलिक्यूल भी अवेलेबल है, एड्सॉर्प्शन हो जाएगी और मैक्सिमम रिमूवल आ जाएगी। लेकिन विद इंक्रीज इन डाई कंसंट्रेशन देयर वाज डिक्रीज इन रिमूवल बिकॉज एट सैचुरेशन पॉइंट एक्टिव साइट्स ऑफ एड्सॉर्बेंट वर इम्प्रेगनेटेड विद डाई मॉलिक्यूल्स। लेकिन डिक्रीज क्यों हुआ, जब सैचुरेशन पॉइंट आ गया उसके बाद सारी की सारी एक्टिव साइट्स तो इम्प्रेगनेटेड हो गई, फिल हो गई, सैचुरेटेड हो गई डाई मॉलिक्यूल के साथ। अब कोई डाई मॉलिक्यूल के एड्जॉर्ब होने की जगह ही नहीं बची जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो सके, सारी की एक्टिव साइट्स तो फिल हो गई हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसकी जो है वो परसेंटेज रिमूवल कम हो रही है। दूसरी रीज़न जो मैंने आपको अभी बताई, रिपल्जन बिटवीन डाई मॉलिक्यूल्स आल्सो टेक प्लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन परसेंटेज रिमूवल ऑफ डाई। वही जो रिपल्जन है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो शुरू वाले मॉलिक्यूल से डाई मॉलिक्यूल 5-10 ppm वाले, वो क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल जब एड्जॉर्ब हो जाएंगे एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर तो एक लेयर मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है। अब आने वाले जो नए डाई मॉलिक्यूल्स हैं अब उनका इंटरेक्शन एड्जॉर्बेंट के साथ डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, बल्कि उनके ऊपर जो पहले से एक एड्जॉर्ब हुई लेयर है उसके साथ होगा। जब उनका न्यू डाई मॉलिक्यूल्स का ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड डाई मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन होगा तो सेम चार्ज होगा दोनों डाई मॉलिक्यूल्स का, तो उनकी रिपल्जन होगी। जब रिपल्जन होगी तो वो एड्जॉर्प्शन होने की बजाय डीजॉर्प्शन स्टार्ट करवा देंगे, जिसकी वजह से रिमूवल एफिशिएंसी ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये रीज़न है, इस पेपर में भी कुछ इस तरह की रीज़न ही मेंशन है जिसमें हमारे पास एड्जॉर्ब इनिशियल डाई कंसंट्रेशन के फैक्ट को स्टडी किया है। इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि इनिशियल राइज जो है वो क्यों हुई है, क्योंकि कंसंट्रेशन डाई मॉलिक्यूल की इजीली एड्जॉर्ब हो रही है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब जाते हैं तो सारी की सारी एक्टिव साइट्स फुली ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, जिसकी वजह से इतनी खास जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता परसेंटेज रिमूवल में। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की आज, और इसके साथ इनकी प्रॉपर रीज़न्स को एक्सप्लेन किया कि क्या रीज़न हो सकती है, इफ़ेक्ट ऑफ डाई कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या आपके रिजल्ट आने चाहिए। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसको कवर करेंगे। और इसके बाद जो पैरामीटर है डैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद यंग रिसर्चर्स। थैंक यू वेरी मच।